दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द प्रिंट में प्रकाशित लेख व्हाई कंट्रीज लाइक इंडिया वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ डाटा फ्रॉम बिग टेक और द हिंदू में छपे लेख इंडिया फेसेस थ्रेट ऑफ डिजिटल कॉलोनाइजेशन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अतीत में औपनिवेशिक ताकतें अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जमीन, व्यापारिक मार्ग, महत्वपूर्ण धातुएं और महासागरों पर नियंत्रण करती थी। 21वीं सदी में वक्त बदला और अब नियंत्रण के लिए डाटा अवसंरचना का प्रयोग किया जाता है। एक नजर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत को उपनिवेश बनाए जाने के तरीकों पर डालते हैं। पहले व्यापार के जरिए उपभोक्ता बनाया गया, फिर जब व्यापार जम गया और वे आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए तो सैन्य ताकत बढ़ाई गई। सैन्य ताकत का इस्तेमाल एकाधिकार के साथ प्रभुत्व जमाने के लिए किया गया और धीरे धीरे पूरे देश पर उनका कब्जा हो गया। लोगों को शिक्षा, रेलवे जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिससे वे इस नियंत्रण को भी अपने हित में मानते रहे। लोगों को एक लंबा वक्त ये मानने में लगा कि वे एक गुलाम देश के नागरिक हैं। फिर जाकर स्वदेशी स्वराज जैसी भावनाएं जन्मी और हमारा पूरा स्वतंत्रता संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वर्तमान में वापस लौटते हैं। आज डिजिटल औपनिवेशीकरण बड़ी वैश्विक कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इन कंपनियों में गूगल, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अलीबाबा जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां उपभोक्ताओं के डाटा के जरिए उनके सर्च पैटर्न को समझने की कोशिश करती हैं। एल्गोरिथम के प्रयोग से इस डाटा का प्रयोग कंपनियां अपने हितों को पूरा करने के लिए करती हैं। ये कंपनियां लोगों को कुछ फ्री सुविधाएं भी देती हैं, जिससे इनका प्रयोग पहले एक आदत और एकाधिकार होने पर मजबूरी बन जाए। मसलन गूगल फ्री में ईमेल नक्शे की सुविधा, फेसबुक फ्री चैट की सुविधा मुहैया कराती है। डिजिटल अवसंरचना डाटा सर्वर यहाँ पर पारंपरिक उपनिवेशवाद के रेलवे और जल मार्गों की भूमिका निभा रहे हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। आपने गूगल सर्च इंजन के जरिए दिल्ली टू लद्दाख सर्च किया। इसके बाद आप कुछ और सर्च करिए, मसलन कोई न्यूज पढ़िए। आपको लद्दाख में होटल, फ्लाइट प्राइस जैसे ऐड बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर्च इंजन के पास ये जानकारी है कि आप क्या सोच रहे हैं। इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर एक बड़ी बहस छिड़ी है। अधिकांश बड़ी कंपनियां विकसित देशों की हैं, जिनके लिए विकासशील देश एक बड़ा बाजार और वहां के लोग डाटा हैं। इसलिए इस विषय पर विकसित और विकासशील देशों का रवैया अलग है। विकसित देशों से भी यहाँ मतलब डिजिटली एडवांस देशों से है। सबसे पहले ई कॉमर्स के उदारीकरण की बात भी इन्हीं देशों के द्वारा बड़ी तकनीकी कंपनियों मसलन गूगल, अमेजन, फेसबुक के द्वारा की गई। दरअसल ये डिजिटली एडवांस्ड देश विकासशील देशों पर डाटा के गैर नियमन के जरिए अपनी ओलिगोपाली स्थापित करना चाहते हैं। ओलिगोपाली में किसी कमोडिटी की सप्लाई पर एक छोटे समूह का नियंत्रण रहता है, जिससे कमोडिटी की कीमतों के निर्धारण में इस समूह की प्रमुख भूमिका बन जाती है। भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों का डर यही है कि कहीं वे केवल डाटा सप्लायर ही बनकर ना रह जाएं और बिग डाटा से होने वाले तमाम फायदे मसलन डिजिटल अवसंरचना निवेश डिजिटली एडवांस देशों तक ही सीमित रह जाए। जैसा कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का हथकरघा उद्योग तबाह हो गया था और भारत केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया था। आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे कि भारत के लिए डिजिटल औपनिवेशीकरण के मुद्दे क्या है, भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा है, इस चुनौती से निपटने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं। साथ ही इस मुद्दे पर अन्य देशों के स्टैंड को समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल साउथ और अन्य बहुपक्षीय मंचों मसलन G20, EU, ब्रिक्स द्वारा इस देशों में क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल औपनिवेशीकरण को लेकर भारत की क्या चुनौतियां हैं और इसका भारत पर क्या प्रभाव है। सबसे पहली चुनौती है इंटरनेट पर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व, जो कि स्थानीय भाषा को लुप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी में कंटेंट की उपलब्धता है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि ऐतिहासिक कारणों के चलते भारतीय भाषाओं की अनदेखी हुई है, लेकिन इस कारण को वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में समझे तो स्थिति अलग है। जापान और चीन ने भी इस तरह की समस्याओं का सामना किया है, लेकिन वहां की स्थानीय भाषाओं को इंटरनेट पर भरपूर जगह मिली है।
उदाहरण के लिए अगर आप जापान में लैपटॉप खरीदते हैं तो कीबोर्ड लेआउट जापानीज भाषा में होगा, लेकिन भारत में अधिकांश लैपटॉप का कीबोर्ड अंग्रेजी भाषा में होता है। दूसरी चुनौती है भारत में डाटा सेंटर्स के स्थानीयकरण कर पाने की क्षमता का अभाव, क्योंकि भारत में डाटा के कलेक्शन और प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना नहीं है, जिसके चलते भारत की अधिकांश डिजिटल अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की डाटा प्रोटेक्शन नीतियों से शासित होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। अब एक नजर फेसबुक के डाटा सेंटर्स की स्थिति पर डालते हैं। इसमें 10 उत्तर अमेरिका में, 4 यूरोप में और 1 एशिया के सिंगापुर में स्थित है। डाटा के स्रोत और डाटा सेंटर्स की स्थिति का यह अंतर ही डिजिटल औपनिवेशीकरण है। एक सवाल उठता है कि अगर फेसबुक का डाटा सेंटर भारत में स्थित होता तो क्या फायदा हो सकता था? इसका जवाब साल 2018 में फेसबुक द्वारा किए गए एक अध्ययन से मिलता है। अध्ययन के मुताबिक फेसबुक के डाटा सेंटर के जरिए यूएसए में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में सहयोग और मात्र 6 सालों में यूएसए की जीडीपी में $5.8 बिलियन का योगदान दिया गया है। तीसरी चुनौती है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल अधिकांश बड़ी कंपनियां विदेशी हैं, जिससे डाटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उभरती हैं। आपको बता दें कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से मतलब ऑनलाइन होने वाली आर्थिक गतिविधियों से है। कोरोना महामारी के चलते अधिकांश सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां ऑनलाइन संचालित हो रही हैं। मसलन जूम मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम में वृद्धि, ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अधिक प्रयोग आदि। इससे एक बात यह भी पुख्ता हो गई है कि भविष्य ऑनलाइन में है, इसलिए डिजिटल युग में डाटा संरक्षण के लिए कदम उठाना बेहद जरूरी है। आम जन में डाटा की निजता को लेकर जागरूकता का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा एक बड़े वर्ग में डिजिटल साक्षरता का अभाव, जिससे भारत में डिजिटल अंतराल या डिजिटल डिवाइड की समस्या भी तेजी से उभर रही है। साथ ही भारत में डाटा प्रोटेक्शन को लेकर एक मजबूत कानून की कमी भी है। हालांकि BN श्री कृष्णा समिति की सिफारिशों के साथ ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 सौंपा गया था, जिस पर आधारित पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पेश किया गया था। यह बिल व्यापक पड़ताल के लिए संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है, जिसकी रिपोर्ट अगले बजट सेशन तक आने की संभावना है। वर्तमान में भारत में व्यक्तियों के निजी डाटा का नियमन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 के द्वारा किया जाता है। इन नियमों में डाटा का उपयोग करते वक्त किसी भी लापरवाही के हर जाने के लिए कंपनियों को जिम्मेदार माना गया है। BN श्री कृष्णा समिति के मुताबिक जब इन नियमों को लागू किया गया था, उस वक्त से अब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है, इसलिए अब ये नियम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन नियमों की कुछ सीमाएं इस तरह हैं। मसलन निजी डाटा की परिभाषा का सीमित होना, इसके कुछ प्रावधानों को कॉन्ट्रैक्ट से ओवरराइड किया जा सकता है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम केवल कंपनीज तक सीमित है, इसमें सरकार शामिल नहीं है। अब एक नजर डालते हैं सरकार के पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर। बिल निजी व्यक्तियों से संबंधित डाटा का नियमन करता है। बिल में डाटा प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जिसके पर्सनल डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है। वह व्यक्ति या संस्था जो डाटा को प्रोसेस करने के मकसद को निर्धारित करता है, उसे डाटा फिड्यूशियरी कहा गया है। बिल में सरकार और कंपनीज दोनों के द्वारा भारत में की जाने वाली डाटा प्रोसेसिंग का प्रावधान है। इसमें विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के लोगों का डाटा प्रोसेस किए पर नियमन का प्रावधान किया गया है। पर्सनल डाटा यानी निजी डाटा में व्यक्ति की पहचान से जुड़ी जानकारियां शामिल होती हैं, जिनका प्रयोग व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाता है। डाटा प्रोटेक्शन में ऐसी नीतियों को शामिल किया जाता है जिससे व्यक्ति के निजी डाटा में दखल को कम किया जा सके। आगे बात करते हैं कि डाटा के नियमन को लेकर अन्य देशों में क्या प्रावधान है। यूएसए में नेशनल सिक्योरिटी एंड पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए डाटा का नियमन किया जाता है। इस कानून के मुताबिक चीन के ऐप्स जो अमेरिका में सुविधाएं देते हैं, वे चीन में अमेरिकियों का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। GDPR यानी जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के जरिए EU यानी यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में डाटा प्रोटेक्शन किया जाता है। यह रेगुलेशन EU से बाहर डाटा ट्रांसफर के मुद्दे को भी शामिल करता है। बीते दिनों डाटा से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन ने US-EU प्राइवेसी शील्ड को निलंबित कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि USA के कानूनों में GDPR के मुकाबले प्रोटेक्शन का प्रावधान नहीं है।
इसके पीछे तर्क था कि यूएसए की कंपनीज को डाटा यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मुहैया कराना पड़ता है। यूएसए के सर्विलांस प्रोग्राम में इस डाटा का प्रयोग किया जाता है जिसमें गैर अमेरिकियों के डाटा की निजता की कोई गारंटी नहीं रह जाती। ऑस्ट्रेलिया में केवल स्वास्थ्य से संबंधित डाटा को नियमन के दायरे में रखा जाता है। दक्षिण कोरिया में डाटा के ओवरसीज ट्रांसफर के लिए संबंधित व्यक्ति की अनुमति की जरूरत होती है। फ्रांस अपने खुद की डाटा सेंटर अवसंरचना के जरिए डाटा को रेगुलेट करता है। चीन और रूस में डाटा के स्थानीयकरण को लेकर नियम काफी व्यापक हैं। अब एक नजर बहुपक्षीय मंचों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों पर। कन्वेंशन 108 डाटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट था। साल 2018 में इसमें एक अमेंडिंग प्रोटोकॉल अपनाया गया। साल 2019 में G20 का सम्मेलन जापान के ओसाका में आयोजित हुआ। यहाँ पर ओसाका ट्रैक ऑन डिजिटल इकोनॉमी पेश किया गया था। यह WTO में ई-कॉमर्स से संबंधित इंटरनेशनल रूल्स से संबंधित था, जिसे भारत, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया ने बॉयकॉट कर दिया था। ब्रिक्स देशों में रूस को छोड़कर ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं है। ब्रिक्स देशों में डाटा संरक्षण को लेकर कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने को लेकर कवायद है। साल 2018 में यूएन हाई लेवल कमेटी ऑन मैनेजमेंट ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी प्रिंसिपल्स को अपनाया था। अब जानते हैं कि आगे की राह क्या हो। आधार मामले की सुनवाई के दौरान नंदन नीलेकणी ने कहा था कि डिजिटल उपनिवेशवाद को लेकर जल्द ही एक रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि यह तकनीक से अधिक नीतिगत मसला है। साथ ही डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देकर डिजिटल अवसंरचना निर्माण को रफ्तार दी जा सकती है। कंपनियों को स्वतंत्र डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज की इजाजत हो, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। यह बड़ी स्वदेशी फिनटेक कंपनीज की जरूरत है। भारतीय कंपनियों या स्टार्टअप को बढ़ावा देकर यह मुकाम हासिल किया जा सकता है। 2016 में लॉन्च की गई NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की UPI पहल इसका अच्छा उदाहरण है। एक ऐसी तकनीक की जरूरत है जिससे यूजर के पास एक्सेस हो कि डाटा का कंट्रोल किसे देना है। डाटा लोकलाइजेशन से देश के निवासियों का डाटा सुरक्षित करने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को डिजिटली साक्षर करने का प्रावधान किया गया था। ऐसी नवाचारी पहलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। बजट सत्र में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर रिपोर्ट सौंपी जानी है। कानून के सही ढंग से लागू होने पर उम्मीद की जा सकती है कि भारत डिजिटल उपनिवेशवाद से जंग के लिए तैयार है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। डिजिटल उपनिवेशवाद का अस्तित्व है या इसे लेकर भ्रम की स्थिति है? भारत के सामने इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? इनसे निपटने के लिए सुझाव के बिंदु लिखिए।